सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द फ्यूचर फॉर इन्वेस्टर्स। ये वो जो बुक है उसका चैप्टर 1 हम इस वीडियो में हम चेक आई मीन स्टडी करने वाले हैं साथ में। ठीक है। तो इससे पहले कि हम बुक में अंदर डिटेल में डिस्कस करें, हम ये समझ लेते हैं कि बुक का जो थोड़ा बैकग्राउंड है वो क्या है। तो ये बुक जो है वो जनरली 2005 में ये बुक जो है वो लिखी गई थी बाय जेरेमी सीगल। जो जेरेमी सीगल जो है वो बॉटन के प्रोफेसर रह चुके हैं फाइनेंस के। ठीक है। तो उनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड को। और इन्होंने एक और भी बुक लिखा हुआ है, स्टॉक्स इन द लॉन्ग रन करके। तो वो भी बुक आई थिंक अभी मुझे तो पढ़ना बाकी है, बट ये सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो बेसिकली इस चैप्टर को इस सीरीज को स्टार्ट करने का पर्पस यही है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो वो उनको पढ़ने मतलब बुक्स जो है वो पढ़ने का टाइम कभी नहीं मिलता है। तो हम हमारा ये पर्पस है कि हम जितने भी अच्छी बुक्स है, क्वालिटी बुक्स विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिंग, तो उनको हम एक सिंपल लैंग्वेज में एक वीडियो के फॉर्म में आपके सामने लेके आए। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ये बुक डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स भी है। ठीक है। प्लस इसमें ये बुक जो है वो बेसिकली यूएस के पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है। तो यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स वगैरह हैं वो बेसिकली यूएस के एग्जाम्पल से हमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम यहाँ पे थोड़ा मैं अपना पर्सपेक्टिव भी रखूंगा। ठीक है। जहाँ पे हम इंडिया के स्टॉक्स को भी हम समझ सकते हैं, ठीक, ताकि हम रिलेट कर पाए। बट अगेन यहाँ पे किसी भी तरह का मेरी ओर से कोई भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक को लेके, किसी भी स्टॉक या किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेके। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एक एजुकेशन पर्पस के लिए ये बुक का जो कंटेंट है वो हम समझने का ट्राई कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। तो इस वीडियो को आपको एजुकेशन पर्पस की तरह लेना है। मतलब इन नटशेल अगर मैं बोलना चाहूँ तो हमारी चैनल पे जितने भी आपको वीडियोस दिखेंगे तो वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही। यहाँ पे हमें कोई एडवाइस नहीं देते, कुछ भी नहीं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है द ग्रोथ ट्रैप। ठीक है। तो ये अगर आप टाइटल को अगर हम समझेंगे तो हमें थोड़ा बेसिक आइडिया आता है कि ग्रोथ ग्रोथ ट्रैप मतलब क्या। कि जनरली ये होता है, और मैंने भी पर्सनली भी ये चीज देखा हुआ है कि बहुत सारे आप जब भी यूट्यूब पे या कभी भी किसी भी तरह का किसी भी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स जो है, तो उन उन लोगों का जनरली एक ये फिलोसॉफी रहता है कि जब भी हम इन्वेस्ट करें तो हम ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करें। ठीक है। मतलब जो भी कंपनीज है वो ग्रोइंग स्टेज में हो, ऐसी कंपनीज में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। बट जेरेमी सीगल ने पहले ही चैप्टर में हमें ये बहुत ही अच्छे एक पर्सपेक्टिव से हमें बताया हुआ है कि जनरली लोग जो है इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हो या रिटेल इन्वेस्टर्स हो, कि वो ग्रोथ ट्रैप में कैसे फंसते हैं। तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बट इसमें से जो एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो ही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला, अगर हम इस चैप्टर 1 का जो आइडिया है अगर वो हम देखें, तो उनका जेरेमी सिगल का ये व्यू है। मतलब जब उन्होंने रिसर्च वगैरह किया तो उनको पता चला कि किसी भी स्टॉक को लेके मतलब जनरली जनरली हम क्या देखते हैं कि हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अगर किसी भी स्टॉक का अगर प्राइस बढ़ना है तो उसकी जो अर्निंग्स है, ठीक है, वो भी उस हिसाब से अगर बढ़ेगी तभी उसका स्टॉक का जो प्राइस है वो अप्रिशिएट होगा, बढ़ेगा। ठीक है। बट जनरली क्या होता है कि कोई स्टॉक ऐसा है कि जिसका मतलब उसको बहुत ही उनका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही कम है, फॉर मल्टीपल रीजंस। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि अभी हम सबको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब पुश हो रहा है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो ऑयल रिलेटेड जो स्टॉक्स वगैरह है, ठीक है, तो लोगों को लगता है कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो उसकी वजह से क्या है कि उसका जो वैल्यूएशन है, स्टॉक का जो प्राइस है वो बहुत ही गिर चुका है, और वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही रीजनेबल या तो अंडर वैल्यूड जोन में भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो जेरेमी सीगल जो ये आर्गुमेंट क्या प्रेजेंट कर रहे हैं कि जनरली ये मार्केट में ऐसा लोगों को लगता है कि स्टॉक का प्राइस अर्निंग की जितनी भी ग्रोथ होगी उस हिसाब से बढ़ेगा। ये जनरल परसेप्शन, ये जनरल बिलीफ सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू जेरेमी सर, तो उनका ये आर्गुमेंट है कि जब भी किसी भी स्टॉक का जब प्राइस बढ़ता है तो वो प्राइस जो है वो अप्रिसिएशन ना कि अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से, बट जो इन्वेस्टर्स का जो एक्सपेक्टेशन था किसी भी स्टॉक को लेके, अगर उससे ज्यादा अगर अर्निंग्स आता है तभी वो जो आपको जो रिटर्न है वो अच्छा खासा मिल सकता है। लेट्स से एक अपना इंडिया का अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी ऑयल स्टॉक का। ठीक है। तो हमें पता है कि अभी उनका जो है जनरली वो टाइम जो है वो धीरे धीरे अभी हमें भी लगता है कि भाई ऑयल की जो अभी वैल्यू है वो बहुत ही
क्योंकि अभी जैसे जैसे लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऑयल का जो कंजम्पशन है वो पॉसिबिलिटी है कि उसका कंजम्पशन जो है वो घट जाए। ठीक है, तो सबको लगता है कि ऑयल का कंजम्पशन घटेगा घटेगा तो ऑयल कंपनीज जो है उनका भी प्रॉफिट वगैरह जो है वो कम होंगे। बट अगर किसी भी मतलब अगर वो ऑयल कंपनी का लेट से कि जो अर्निंग्स है, ठीक है, वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन है, ठीक, बेटर देन इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन अगर आता है, ठीक है, तो उसमें हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट है जेरेमी सेगल जी का। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक दो एग्जांपल्स दिए, आई एम सॉरी, एक एग्जांपल दिया, वैसे तो मल्टीपल एग्जांपल्स है बट एक प्रोमिनेंट एग्जांपल ये उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल वर्सेस आईबीएम का दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब उन्होंने डिस्कस किया है, तो बेसिकली उनका ये मेन आर्ग्यूमेंट क्या है कि जब लोगों ने स्टैंड जब भी उन्होंने एक्चुअली उन्होंने कंपेयर किया कि स्टैंडर्ड ऑयल वर्सेस आईबीएम का रिटर्न वगैरह, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि स्टैंडर्ड ऑयल जो है वो एक, हमें भी पता है कि वो ऑयल रिलेटेड स्टॉक है, ठीक है, और आईबीएम जो है वो हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो अगर आपको क्या लगता है कि मतलब आप जो भी इन्वेस्टर थे, तो उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल में ज्यादा पैसे बनाए होंगे, ज्यादा रिटर्न कमाए होंगे या आईबीएम में? तो अगर मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेजोरिटी ऑफ यू आप ऐसा ही बोलोगे कि आईबीएम में ही सबसे ज्यादा इन्वेस्टर ने रिटर्न कमाए होंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं था एक्चुअली। जब जब जेरेमी सीगल जी ने जब पूरा रिसर्च वगैरह किया, तो उनको पता चला कि स्टैंडर्ड ऑयल जो है उनका, अगर स्टैंडर्ड ऑयल और आईबीएम अगर दोनों में अगर आपने साथ में अगर इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, और अगर आपने उसको स्टॉक को छोड़ दिया होता, ठीक है, और जितने भी डिविडेंड्स वगैरह आ रहे हैं उनको अगर आप री इन्वेस्ट करते जाते सेम स्टॉक के अंदर, ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड ऑयल में बहुत ही ज्यादा रिटर्न मिलता कंपेयर टू आईबीएम। तो उसका सबसे मेजर मेजर रीजन क्या था, ठीक है। मेजर रीजन ये था कि जब आईबीएम नो डाउट कि वो हाई ग्रोथ कंपनी थी, बट जब लोग इन्वेस्ट कर रहे थे तो आईबीएम का जो प्राइस था वो भी ऊपर था, उसका वैल्यूएशन जो था वो रीजनेबल नहीं था। उसमें ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया था आगे की ग्रोथ को, फ्यूचर पोटेंशियल को, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका जो डिविडेंड यील्ड जो है आईबीएम का वो भी कम था, और उसके कंपेरिजन में स्टैंडर्ड ऑयल का डिविडेंड यील्ड ज्यादा था, ठीक है। तो अगर आप स्टैंडर्ड ऑयल के जितने भी डिविडेंड यील्ड जो थे, सॉरी, डिविडेंड जितने भी उसको मिले हैं, अगर वो सारे डिविडेंड को आप री इन्वेस्ट करते जाते हो, स्टैंडर्ड ऑयल के न्यू शेयर्स खरीदते जाते, ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको स्टैंडर्ड ऑयल से बहुत ही ज्यादा रिटर्न मिलता है कंपेयर टू आईबीएम। ठीक है, तो ये चीज हमें देखना है कि हाँ, भले ही कोई कंपनी अगर लेट्स से कि ग्रोथ स्टेज में है, बहुत ही अच्छी बात है अगर वो ग्रोथ स्टेज में है, ठीक है, बट अगर उसका वैल्यूएशन सही नहीं है, ठीक है, किसी भी कंपनी का अगर वैल्यूएशन सही नहीं है और अगर आप उसको ऊंचे प्राइस पे खरीदते हो, तो आपका जो रिटर्न है वो अबो एवरेज हो ही नहीं सकता। मतलब या तो वो एवरेज होगा या वो बेलो एवरेज होगा, ठीक है। तो ये चीज भी हमें देखना है कि वैल्यूएशन किसी भी कंपनी का, भले ही चाहे वो कितनी भी ग्रो कर रहे हो, बट उसका वैल्यूएशन मैटर करता है, तो हमें ये चीज हमेशा देखना है। और फाइनली अगर हम देखें, तो यहाँ पे जेरेमी सीगल जो है ना वो डिविडेंड पे अच्छा खासा फोकस करते हैं। मतलब डिविडेंड डिविडेंड अगर आप बेसिक आइडिया इस कि आप अगर आप वो जो डिविडेंड है किसी भी कंपनी से आपको जो भी डिविडेंड अगर मिल रहा है, अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली अगर आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगेन ये अगर मैंने आई थिंक ये आइडिया ही मैंने मैंने पढ़ा था, चॉइस ऑफ कंपाउंडिंग करके एक बुक है गौतम बेब की, बहुत ही सही बुक है, वो भी आपको पढ़नी चाहिए। तो वहां पे भी उन्होंने ये चीज मेंशन किया था कि आप जितने भी डिविडेंड्स आपको मिलते हैं, तो आपको वो डिविडेंड को आपको री इन्वेस्ट करना है। तो उसको ये वो बोलते थे कि कंपाउंडिंग ऑन स्टेरॉइड करके, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब जो भी आपको अभी डिविडेंड मिल रहा है, तो उसको डायरेक्टली किसी यू नो चीज को परचेस करने में या अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज करें, उससे बेटर है कि आप वो डिविडेंड को री इन्वेस्ट करके न्यू शेयर्स परचेस कर लो, ताकि फ्यूचर में आपको और ज्यादा रिटर्न मिले और भी ज्यादा आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया था। तो ये हमें देखना है, जितने भी आपको डिविडेंड मिलता है अगर हाई यील्ड स्टॉक में, तो आपको वापस से उस उस शेयर में या तो और किसी, अगर आपको अच्छा लगता है तो वहां पे भी आप उसको इन्वेस्ट करें, बट वो जो डिविडेंड है उसको आपको री इन्वेस्ट करना है। और फाइनली एक चैप्टर 1 में ही उन्होंने ये कमेंट किया है, ठीक है, स्पेसिफिकली चाइना और इंडिया को लेके, कि चाइना और इंडिया जो है वो बाई 2050 वो इतना जीडीपी प्रोड्यूस करेंगे कि जो यूएस
यूरोपियन यूनियन और जापान, इन तीनों को मिला के भी जितना होगा उससे भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ चाइना और इंडिया को मिला, इंडिया की जीडीपी होगा बाई 2050। तो ये उनका एक प्रिडिक्शन है। तो ये प्रिडिक्शन उन्होंने क्यों किया है, और बहुत सारे लॉजिक है, बट वो हम इसके बीच पांच आई मीन जो लास्ट के जो चैप्टर है वहां पे उन्होंने ये डिटेल में डिस्कस किया, तो वहां पे ये सारी चीज हम समझेंगे। तो आई थिंक कि चैप्टर वन का जो मेन कंसेप्ट थे वो आपको अभी तक समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो यही था बेसिकली। तो हम फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर टू में भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि S&P 500 और वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पे हम देखेंगे। तो बेसिकली चैप्टर वन दिस वाज ऑल। तो थैंक यू।